सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका तहे दिल से अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आज के हम पार्ट 2 में रहने वाला है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। जो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है। देखो, वर्गीकरण में क्या क्या ट्रांसफॉर्मर आते हैं, कौन कौन से वो ट्रांसफॉर्मर होती हैं जो यूज की जाती हैं, कौन से स्थानों पर की जाती हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वर्गीकरण के अंदर आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जितने भी आपके ग्रुप में वीडियो को दबा के शेयर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए प्रिपेयर करके तैयार टॉपिक को बढ़िया तरह से डिजाइन करके आपको पढ़ाएं। तो आपका भी सहयोग बनता है सब्सक्राइब करने और लाइक कमेंट करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। आपको आज हम पढ़ाएंगे वर्गीकरण। जो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है, आए समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारा वर्गीकरण किस प्रकार से रहता है ट्रांसफॉर्मर का। तो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से रहने वाला है भाई, ध्यान देंगे। निम्न प्रकार से है भाई, निम्न प्रकार से है। निम्न प्रकार से कौन कौन से हैं वो उनके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है हमारा आउटपुट वोल्टता के आधार पर। देखो भाई, आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है, एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है। कहने का मतलब है कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। तो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और अपचाई ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से काम करता है वो देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो देखेंगे हमारा जो आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होती हैं, दो प्रकार के। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो, पहला आता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है स्टेप अप, बढ़ाना वोल्टेज को। ये अब मैंने बताया था आपकी, ये इनपुट सप्लाई है आपकी, वोल्टेज 1 सप्लाई है आपकी, ठीक है ना, और ये मेन सप्लाई है आपकी। तीनों चीजें जी, और हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है जी, यही सेम होगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जी। आउटपुट सप्लाई है हमारी, और वोल्टेज 2 सप्लाई है जो वोल्टेज बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो इसमें वोल्टेज बढ़ेंगी तो टर्नों की संख्या क्या होगी हमारी, देख सकते हैं आप। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों में अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न की गई वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर पारेषण करने हेतु किया जाता है। क्या करती हैं भाई, पारेषण में उच्च वोल्टेज हेतु इसका क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। प्राय 3 फेस डेल्टा डेल्टा प्रकार का होता है। जो 3 फेस होता है ये हमारा, तो 3 फेस कैसा होता है, डेल्टा डेल्टा होता है भाई। क्या होता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और कहां पर प्रयोग कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मर का, हम पारेषण लाइन में हम क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज और पारेषण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है इस ट्रांसफॉर्मर का। कौन से का, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का। दूसरा आता है हमारा, ये तो हो गया भाई पहला ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है। दूसरा आता है हमारा अपचायक ट्रांसफॉर्मर, मतलब निम्न वोल्टेज। क्या, निम्न वोल्टेज। जो ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर क्या करे, निम्न वोल्टेज को कर दे। अब इसकी इनपुट वोल्टेज है, इसको घटा देगा जी, तो ये निम्न वोल्टेज हो जाएंगी। जैसे कि इसमें 230 वोल्टेज है तो भाई इसमें कितनी आ जाएंगी, 100 वोल्टेज, 150 वोल्टेज, 90 वोल्टेज, निम्न वोल्टेज कर देगा। समझ रहे हो ना। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज बने, ये हमारा वोल्टेज 2 है, ये इनपुट है हमारी, और प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है हमारी, और वोल्टेज बने।
और आउटपुट सप्लाई है। तो छोटे कार के लिए निम्न वोल्टेज का ट्रांसफार्मर का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। इस बाइंडिंग में अधिक वोल्टेज दी जाती है क्योंकि शहरी क्षेत्रों वितरण वोल्टेज का मान 1.1, 2.2, 3.3, 6.6 या 11 kV होता है। अतः 400 वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए अपचय ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। जो शहरी के ट्रांसफार्मर होती हैं जिनका मान 11 kV होता है, तो उनको कम वोल्टेज करने के लिए 400 वोल्टेज 230 वोल्टेज के लिए क्या करते हैं भाई, इसका ट्रांसफार्मर का क्या करती हैं भाई, उपयोग करती हैं। और इसके 3 फेज में इसके कनेक्शन होती हैं भाई, 3 फेज में इसके कनेक्शन होती हैं डेल्टा स्टार्टर में, डेल्टा स्टार्टर में, डेल्टा स्टार्टर, डेल्टा स्टार में इसके क्या होते हैं, कनेक्शन होती हैं, डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं। और इससे पहला कौन सा था, वो डेल्टा डेल्टा प्रकार का था। वो कैसा होता है, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा डेल्टा प्रकार का। आई होप दोनों चीज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। देखो ये दोनों चीज समझ में आएंगी। ये क्या कर रहा है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कर रहा है, और पहला क्या कर रहा है कि भाई वोल्टेज है तुम्हारी, ये तो क्या क्या उच्च वोल्टेज को निम्न कर रहा है, निम्न वोल्टेज को वो क्या कर रहा है, पहला हमारा अपचाई उच्च वोल्टेज कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी भाषा है। और ये क्या है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कर रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्म हो गए। अब पढ़ते हैं तीसरा, नेक्स्ट आता है हमारा कोर की संरचना के आधार पर। क्या, कोर की संरचना के आधार पर। तो लिखेंगे कोर की संरचना के आधार पर। देखो कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं भाई, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। तो हम कह सकते हैं कि कोर की आधार पर हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला होता है सेल प्रकार, दूसरा होता है कोर प्रकार, तीसरा होता है बेरी टाइप। तो बेरी, सेल और कोर तीनों होती हैं। तो एक एक से हम पढ़ेंगे। पहला देखेंगे सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है किस प्रकार से होता है, कौन सी ऐसी पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से मिलकर बना होता है। तो इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो जितने भी हमारे कोर ट्रांसफार्मर होता है, तो आपको एक लाइन और लिखा देता हूं उसमें। कोर ट्रांसफार्मर में जितने भी हमारे जो कोर ट्रांसफार्मर होती हैं, इनकी पत्तियों का साइज 0.35 से 0.5 mm तक होता है। कितना होता है, 0.35 से 0.5 mm तक होता है। इनकी सिलिकॉन की, स्टील की कोर की प्रयोग की जाती है। इसमें जो पत्तियां जो प्रयोग होती हैं वो लेमिनेटेड, कैसी होती हैं, लेमिनेटेड पत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं भाई, लेमिनेटेड पत्तियां होती हैं, जिनका इसके अंदर क्या होता है भाई, सिलिकॉन, लेमिनेट पत्तियां सिलिकॉन स्टील कोर की प्रयोग की जाती हैं, स्टील कोर की प्रयोग की जाती हैं। ठीक है ना। इन पत्तियों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसमें इसके निर्माण के लिए क्या करते हैं भाई, जी 3.8% लोहा क्या करते हैं, लोहा लेते हैं। लोहा से 4.5%, जो 4.5% रहने वाला है वो सिलिकॉन धातु मिश्रित होती है। क्या होती है, सिलिकॉन धातु मिश्रित, सिलिकॉन धातु मिश्रित, जो सिलिकॉन धातु मिश्रित की जाती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इन पत्तियों का करते हैं
निर्माण करती हैं, दोनों परस्पर वार्निश आलेपित कर देती हैं और क्या करती हैं, वार्निश आलेपित करती हैं, वार्निश आलेपित करते हैं। इन पत्तियों में क्या करती हैं भाई, वार्निश आलेपित करती हैं, टेंशन फ्री। अब इसमें जो क्षति होती है हमारी एड़ी द्वारा क्षति और स्टीरियल क्षति होती है, इसी को क्या करती हैं भाई, कम करने के लिए हम क्या करती हैं, सिलिकॉन की पत्तियों का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं कोर के रूप में। स्टीरियल हानि को और एड़ी हानि को कम करने के लिए हम लिमिटेड सिलिकॉन पत्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये कोर हमारी जो लोहे कोर का प्रयोग होता है, आवश्यकता होती है, जो कोर की जो आकृति होती है इनमें EIU LJC आदि आकार की ये क्या होती हैं, पत्ती ठोस होती हैं। क्या होती हैं, पत्ती ठोस होती हैं ये हमारी, जिसके अंदर जो पत्ती मिलती हैं कौन कौन से आकार की मिलती हैं, EIU J और हमारी CETC आदि ऐसी पत्तियां होती हैं जिनसे क्या है, मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे 3 प्रकार के होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। पहला आता है हमारा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो पत्ती प्रयोग की जा रही हैं तो कौन सी है भाई, पहली पत्ती भाई EI पत्ती प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, EI पत्ती प्रयोग कर रहे हैं, EI पत्ती प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरे कोर स्टेपिंग में क्या कर रहे हैं, M प्रकार की पत्ती प्रयोग कर रहे हैं। और TU कोर स्टेपिंग में क्या कर रहे हैं, TU प्रकार की पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर होता है, जो इन पत्तियों से सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर मिलके बना होता है, ठीक है ना। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है इस तरह की स्लाइड, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है। सेकेंडरी वाइंडिंग किस प्रकार से स्थापित है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग किस प्रकार से स्थापित है, तो आप देख सकते हैं इन पत्तियों से मिलकर इन ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है ना। स्टूडेंट दोहरी आयताकार कोर तैयार की जाती है, इसमें जो आयताकार क्या है, कोर इसमें तैयार की जाती है इन पत्तियों के माध्यम से। तो इसमें ये पत्तियां होती हैं EIM और TU आकार की पत्तियों से आयताकार कोर तैयार की जाती है। समझ में आ रही ना। EIMETU आकार की पट्टियों से क्या करते हैं, एक आयताकार कोर हम क्या करती हैं, तैयार करती हैं, आयताकार कोर। आयताकार कोर क्या करती हैं भाई, तैयार करती हैं, ठीक है ना। इन्हीं से मिलकर के कवर ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग को स्थापित किया जा रहा है। कोर में 2 समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होती हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज आदि उच्च और अपचाई कोर के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें 2 समांतरित चुंबकीय क्या होते हैं भाई, मार्ग स्थापित की जाती हैं इसके। तो इस समांतर इसके अंदर 2 चुंबकीय मार्गों को स्थापित करने का मुख्य कारण है कि इस ट्रांसफार्मर को आप उच्च और अपचयी दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। आयु आपकी समझ में आया होगा कि इसके जो कोर में 2 समांतर पथ होती हैं, ये चुंबकीय मार्ग होती हैं इसके अंदर। जैसे आप देख सकते हैं ये 2 मार्ग हैं आपके इसके अंदर, जो आपकी इन पत्तियों से मिलकर बनाए गए हैं। इनके बीच में EI की ये पत्ती बताएगी, 2 मार्ग हो गए इनके, ठीक है। 2 मार्ग होने के बाद क्या होता है, 2 मार्ग विद्युत चुम्बकीय उत्पन्न करती हैं। तो इनसे आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर सिंगल फेज में वोल्टेज का उच्चतम उच्चाई तथा अपचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का ये प्रयोग है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोर प्रकार ट्रांसफार्मर। क्या आता है, कोर प्रकार ट्रांसफार्मर। देखो जी आ गया हमारा कोर ट्रांसफार्मर आ गया। तो कोर ट्रांसफार्मर में किन 2 पत्तियों से मिलकर बना होता है भाई, कोर ट्रांसफार्मर हमारा बना होता है UIL कोर। जो UIL जो कोर होती है, इससे क्या करते हैं भाई, हम एक आयताकार कोर तैयार करती हैं। UIL
कोर से इन पत्तियों से क्या करती हैं, इन पत्तियों से एक आयताकार कोर तैयार करती हैं। तो देख सकते हैं आप कि इसमें सेकेंडरी बाइंडिंग किस प्रकार से है और प्राइमरी बाइंडिंग किस प्रकार से है। तो फिर जब इसको हम स्थापित करती हैं, हमारी जो सेकेंडरी बाइंडिंग किस प्रकार से है और प्राइमरी बाइंडिंग किस प्रकार से है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि एल कोर और हमारी यू कोर इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी यू कोर तो जो होगी, बाकी पत्ती होगी हमारी, यू कोर तो होगी इस प्रकार से, और आई जी होगी इस प्रकार से, और एल पत्ती होगी इस प्रकार से। समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन पत्तियों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। तो ऊपर से आप देख सकते हैं ये तो आई प्रकार की है, ये हमारी यू प्रकार की है। अब इसी में हम पत्ती इस प्रकार से फंसाएंगे, ये पत्ती फंस गई इसमें, और इसी पत्ती को हम ऐसे फंसाएंगे, ये पत्ती फंस गई इसमें। तो इसको बनाने के लिए इस प्रकार का जी हमारा ट्रांसफार्मर बनता है, कोर ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापन होता है इसमें, केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापन होता है इसमें, केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है इसमें, केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है, ये ध्यान रखना। और इससे जो पहला ट्रांसफार्मर था उसमें दो मार्ग स्थापित थे, जो उच्चाई और अपचाई दोनों प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते थे। पर इस प्रकार की में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई ना बात। कहने का मतलब है कि आपका उच्च वोल्टेज है तो निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए समझ में आ गया किस प्रकार से इसका डायग्राम रहने वाला था, किस प्रकार से बन रहा था, क्या इसका प्रयोग था, क्या इसमें जो चुंबकीय मार्ग थे कितने थे, जो एक था, और उच्च जिसकी उच्च क्या होती है, इसकी ट्रांसफर वोल्टेज पर क्या करता है, निम्न आउटपुट शक्ति का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट तीसरा आता है हमारा, इन दोनों में अंतर समझते हैं, इन दोनों में क्या है, अंतर समझते हैं। तो देखेंगे अंतर, कोर ट्रांसफार्मर और सेल ट्रांसफार्मर अंतर समझेंगे। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की संरचना में यूआईएल आकृति स्ट्रिपिंग्स का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई ना, कैसी पत्तियों का यूआईएल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें ईआईएम टीयू का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इस कोर की दो भुजाएं पर स्थापित होती हैं, इसकी जो कोर की भुजा होती हैं दो स्थापित होती हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो बाइंडिंग होती है वो दो प्रकार से स्थापित होती है। कोर की मध्य भुजा पर बाइंडिंग स्थापित, इसमें कोर की मध्य भुजा पर बाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कोर की दोनों भुजाएं और कोर की मध्य भुजाएं। नेक्स्ट आता है, इसमें चुंबकीय प्रपथ एक ही होता है, इसमें चुंबकीय मार्ग दो होती हैं, ठीक है। जब दो होंगे तो हम दो प्रकार से काम कर सकते हैं, अपचयी पर और उच्चयी पर, स्टेप डाउन और स्टेप अप पर। और जब इसके अंदर एक ही होगा तो उच्च पे हम जो आउटपुट निम्न वोल्टेज पर प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसमें ट्रांसफर को निम्न वोल्टेज को आउटपुट प्राप्त होती है, उसमें के द्वारा उच्च वोल्टता का आउटपुट प्रदान होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, कोर की दो भुजाएं होती हैं और इसमें कोर की क्या होती है भाई, तीन भुजा होती हैं, ये ध्यान रखना है। कोर की दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल समान होता है और कोर की मध्य भुजा का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं से दो गुना होता है। दो गुना का मतलब अधिक होता है, क्या होता है भाई, अधिक होता है, इसका ध्यान रखना है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर हानियां अधिक होती हैं। देखो इस प्रकार जो दो भुजाओं का क्षेत्र समान होती है, इसमें हानियां बहुत ज्यादा होती हैं, कहने का मतलब है, पर इसमें हानियां बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। इसमें ट्रांसफार्मर कम दक्षता का के होती हैं, इस ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है, इसमें दक्षता कम होती है, इसमें अधिक होती है।
तो मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। हमने पहले पार्ट में ट्रांसफार्मर की दक्षता को बताया था, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसकी देखभाल एवं मरम्मत करना सरल होता है, पर इसमें भाई देख रेख और मरम्मत करना बहुत कठिन ज़्यादा होता है। क्यों? कि सिंगल बोझ का होता है, ये समान का होता है। तो ये तो हो गया इसमें क्या अंतर दोनों में, कोर और सेलेक्ट टाइम में दोनों में अंतर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। तीसरा आता है बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से कार्य करता है वो देखते हैं। तो ये किस प्रकार से आपको दिख रहा है, बना हुआ है, ये क्या है भाई, आपको दिख रहे हैं ये ऊपर क्या है भाई, चुंबकीय प्लस पथ मतलब रास्ते, ठीक है। और इसके अंदर जो लगे हैं ये काला काला सा इसके ऊपर है, ये क्या है, इंसुलेशन है, इसका ध्यान रखना है। और ये बाइंडिंग हमारी ये वाली कौन सी, प्राइमरी बाइंडिंग इसके ऊपर स्थापित है, कौन सी, सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। और जी आपका जो दिख रहा है आपको निकला हुआ ये क्या है, चुंबक कोर, ये हमारी चुंबक कोरों से बना हुआ है। इसकी जो कोर की जो आकृति आप देख सकते हैं, जो आकृति बेलनाकार बाइंडिंग की आकृति, इसके अंदर बेलनाकार आकृति दे रखी है, ठीक है। तो जो किस प्रकार से कार्य करता है, क्या होता है इसके अंदर, देखो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में विशेष प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है, बेरी आकार की कोर कहलाती है, ठीक है। इसमें आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरे, मतलब सभी कोर इस मध्य भुजा की माध्यम से सभी जो आयताकार कोर होती हैं गुजरनी चाहिए इसकी मध्य से। समझ में आ गई ना, कहने का मतलब फ्रेम इस प्रकार लगाया जाता है कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मध्य कोर के भाग से गुजरे, जो मध्य कोर है इसकी ये भाग से गुजरे, ठीक है ना। तो कह सकते हैं मुख्य कोर पर प्राइमरी बाइंडिंग तथा उसके ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है। देखो इसकी जो मुख्य कोर होती है इस पे क्या करते हैं हम, जो मुख्य कोर होती है आपको दिखाई दे रही है, तो इस पे क्या करती हैं हम, सेकेंडरी बाइंडिंग करती हैं। और इसकी ऊपर क्या करती हैं भाई, सेकेंड वो इसके अंदर ऊपर क्या करती हैं, प्राइमरी बाइंडिंग करती हैं। और इसके ऊपर होती है तो उस पर क्या करती हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग प्रयोग करती हैं। ये तो हो गया इस प्रकार से, ठीक है ना। कोर में अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित के कारण इसके अंदर अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापन होती हैं। क्योंकि होती हैं, क्योंकि आयताकार की कई प्लेट बहुत सारी लगी होती हैं इसके अंदर, जो कोर पत्तियां होती हैं, तो इसलिए कई रास्ते मार्ग के बन जाते हैं, ठीक है। कोर की विशेष रचना के कारण बाइंडिंग की ऊष्मा का वितरण होता रहता है और अन्य प्रकार के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा शीतल रहता है। और ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, अन्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा, क्या है, अन्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा शीतल रहता है। अब भाई ओपन है तो शीतल तो रहेगा, सीधी सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक शक्ति क्षमता वाली होती हैं, और जो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर होती है ना, इनकी जो शक्ति क्षमता होती है वो अधिक होती है, शक्ति क्षमता अधिक होती है। कैसी होती है भाई, शक्ति क्षमता इनकी कैसी होती है भाई, अधिक होती है, ठीक है ना। इनका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जो इनका प्रयोग है विशेष कार्य के लिए करते हैं, विशेष कार्यों के लिए करते हैं, विशेष जो इंपोर्टेंट कार्य होते हैं उनके लिए इसका क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा तीनों प्रकार के ट्रांसफार्मर जो कोर के आधार पर थे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट फेज के आधार पर। फेज के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, फेज के आधार पर, तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा सिंगल फेज और दूसरा होता है हमारा थ्री फेज। सिंगल फेज, थ्री फेज देख लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये दिख रहा है आपको, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस प्रकार से होता है। इसके अंदर जो वोल्टेज होती है सिंगल फेज के अंदर कितनी होती है भाई, 250, ठीक है, कितनी होती है, 250 होती हैं। अब इसका अपन ये प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब है 250 वोल्ट कार्य के लिए होती हैं। तो कोर प्रकार का सेल प्रकार की होती हैं, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होती हैं वो कोर प्रकार के कोर प्रकार के
और आपके सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होती हैं। दो प्रकार के इसमें ट्रांसफार्मर आती है, सेल प्रकार के और कोट प्रकार के ट्रांसफार्मर होती हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं हम घरेलू उपयोग उपकरणों में इसका प्रयोग करते हैं। जो घरेलू उपकरण होती हैं इनका प्रयोग करती हैं, जैसे कि आपकी टीवी हुई, ठीक है ना, और आपके रेडियो हुआ, रिसीवर हुआ, ठीक है, इन्वर्टर हुआ, इनमें क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ये समझ में आ गई ना सारा डिस्टर्ब प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, ये किस प्रकार के होती हैं भाई, सेल व कोर होती हैं, और उपयोग कहां पर कर रहे हैं भाई, घरेलू उपकरणों में। ठीक है ना, जैसे कि टीवी हुई, रिसीवर हुआ, रेडियो हुआ आदि। ठीक है, इस तरह इसका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कौन सा आता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज हमारा ट्रांसफार्मर इस प्रकार से होता है, आपका जो फेस और आपका सिस्टम होता है वाईपी, पीपी, एसपीपी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। ये थ्री फेज एसी सप्लाई भी कार्य करता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। 3 प्राइमरी बाइंडिंग और 3 सेकेंडरी बाइंडिंग होती है भाई। इसके अंदर 3 बाइंडिंग कौन सी होती है भाई, प्राइमरी होती हैं, और 3 ही बाइंडिंग सेकेंडरी होती हैं। 3 बाइंडिंग होती है। सिंगल पेज में एक प्राइमरी होती है और एक ही सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। इस प्रकार इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पन्न हुई 11 केवी एसी को, जो विद्युत उत्पादन केंद्र होती हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र होती हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं, वहां पर जो विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं ना, तो वहां पर क्या करते हैं, 11 केवी एसी को, जो 11 केवी एसी होती है हमारी, 11 केवी एसी को क्या करती हैं, 66, 130, इस प्रकार से क्या करते हैं, 132, 122। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टेप अप करके पारेषण हेतु किया जाता है। स्टेप अप करके इसका क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। 220, 400 स्टेप अप, तो स्टेप अप करके क्या करती हैं, पारेषण में प्रयोग करती हैं। ये हो गया हमारा क्या, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिस्टम। ठीक है, 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाती हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट क्षमता के आधार पर देखो, आउटपुट क्षमता के आधार पर हमारे 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है ना, जो पहला आता है हमारा, पहला ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। और दूसरा आता है हमारा, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो जो दोनों ट्रांसफार्मर होती हैं तो किस प्रकार से होती हैं, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे 2 प्रकार की जो हो सकता है, आपका अपचायी ट्रांसफार्मर होता है और उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। जो लोड जुड़ा होता है सेकेंडरी बाइंडिंग से, किस प्रकार से जोड़ता है, देखो बाइंडिंग की आधी बाइंडिंग में लोड जुड़ा हुआ है। जब इसकी जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, तो प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग आधे लोड से जुड़ी होती है इसकी, और जो बाइंडिंग प्राइमरी होती है वो आधे लोड से जुड़ी होती है, पर लोड हमारी सेकेंडरी के फुल बाइंडिंग में जुड़ा होता है। ओनली फॉर यही अंतर है, देख लो, आप देख सकती हैं आराम से। ठीक है ना, अपचाई ट्रांसफार्मर इसके विपरीत बाइंडिंग कुछ अंश को प्राइमरी की भांति, पूरी बाइंडिंग को सेकेंडरी की भांति
प्रयोग किया जाता है उच्च ट्रांसफर बन जाता है। ठीक है, जो दोनों प्रकार से दिखता है, जो स्वयं प्रेरित सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? स्वयं के पे, स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है भाई? कार्य करता है। कार्य करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग, इसका उपयोग क्या करती हैं? स्टेपलायर, हमारे जो स्टेपलायर होता है वोल्टेज स्टेपलायर में क्या करती हैं? इसका प्रयोग करते हैं। इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण के लिए करती हैं। बूस्टर आदि में इसका क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। तो प्रयोग समझ में आ गया ना? तो प्रयोग कहाँ कर रहे हैं भाई? स्टेपलायर के रूप में कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर के रूप में कर रहे हैं और बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेपलायर, स्टेपलायर, ठीक है, इंडक्ट मोटर और बूस्टर, तीनों में क्या कर रहे हैं? स्टेपलायर, इंडक्शन मोटर और बूस्टर में क्या करती हैं? इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, निम्न वोल्टेज परिवर्तनों का इसका वोल्टेज नियमित भी सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा उच्च रहता है। जब निम्न वोल्टेज आती है ना, तो इसका जो वोल्टेज है वो भी सामान्य प्रकार से रहता है। इसमें आता है बेरियल, इसमें बेरिये का आता है। जो बेरिये का होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर 8 से 10 टैपिंग निकाल दी जाए तो उसका उपयोग विभिन्न वोल्ट का एसी सप्लाई प्रदान करने के लिए उपकरण के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब दूसरा आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, जिसमें से पहला देखेंगे धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर में जो हमारी बाइंडिंग होती है, ये हमारी विद्युत सप्लाई है। ठीक है ना, तो हमारा ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी बाइंडिंग की टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है और प्राइमरी बाइंडिंग की टर्नों की संख्या कम होती है। ठीक है, और आपका ये लोड जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम टर्नों की संख्या बढ़ाते हैं और वोल्टेज कम करने के लिए टर्नों की संख्या कम करती हैं। तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। इसका ये प्रिंसिपल है, आप देख सकती हैं। ये स्टेप अप धारा अपसाइड ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं ये? स्टेप अप। ये एक वोल्टेज स्टेप तथा धारा अपसाइड ट्रांसफार्मर छोटा ट्रांसफर होता है। इसका प्राइमरी बाइंडिंग में केवल 1-2 लपेटें होती हैं सी, और इसका जो तार होता है कैसा होता है? मोटा होता है। कैसा तार होता है? मोटा, मोटा तार, और 1-2 लपेटें होती हैं। ये आपको ध्यान आ गया? ठीक है, और इसकी जो बाइंडिंग होती है सेकेंडरी, इसकी क्या है? टर्नों की संख्या अधिक, और वायर कैसा होता है? पतला। कैसा होता है? पतला, निम्न पतला होता है तार, जी ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्राइमरी परपथ की 100 से 200 एम्पीयर विद्युत धारा को केवल 1-2 एम्पीयर की विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी 100-200 एम्पियर को 1-2 एम्पियर में क्या कर सकती हैं? कन्वर्ट कर सकती हैं भाई। ठीक है ना, आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। और सेकेंडरी बाइंडिंग संयोग में 0.5 एम्पियर एमीटर के द्वारा नाप ली जा सकती है। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा कौन सा? पहला धारा ट्रांसफार्मर। दूसरा आता है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल में ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई? देखो उल्टा हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। कहने का मतलब है कि प्राइमरी बाइंडिंग टर्नों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, और सेकेंडरी टर्नों की क्या है? कम है। तो इसमें क्या होगा भाई, और इसमें क्या होगा? सेम उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? सेम उल्टा होगा। हमारी जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है तो तार कैसा होगा? मोटा होगा। इसका तार मोटा होगा। लपेटें कैसी होंगी? लपेटें 1 या 2, ठीक है ना, लपेटें होंगी, मोटा तार होगा। सेकेंडरी में क्या होगा? पतला तार होगा, पतला तार होगा। और टर्नों की संख्या कैसे होंगी? अधिक होगी। अधिक है ना? ठीक है, ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है, हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो ये क्या है? हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है।
अब वोल्ट मीटर में क्या करेंगे, हम वोल्टेज को माप सकते हैं कि भाई वोल्टेज कितनी आ रही है। इस प्रकार के प्राइमरी पर्पज में 11,000 से 22,000 वोल्टेज को केवल जो 11,000 वोल्टेज हमारी 12,000 वोल्टेज केवी है हमारी, तो इसको हम कितनी कर सकते हैं भाई, 12 वोल्टेज में क्या कर सकती हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है 11,200 कितने 50-100 वोल्ट के अपचय किया जा सकता है। 10-12 तो नहीं, 50-100 में क्या किया जा सकता है, अपचय किया जा सकता है। 50-100 अपचाई किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई ना। इसकी सेकेंडरी संयुक्त वोल्ट मीटर के द्वारा नाप भी जा सकती है। ठीक है, वोल्ट मीटर का स्केल 0.25 वोल्ट माप सीमा के लिए अनुपादित आधार पर अंकित किया जाता है। ये तो हो गया पोर्टेबल ट्रांसफार्मर। अब आता है व्यापार के आधार पर ट्रांसफार्मर। कौन सा आता है, व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर। व्यापारिक आधार पर, व्यापार के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। तो व्यापार के आधार पर हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर हो गया। दूसरा होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। तो पहला जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, तो पावर ट्रांसफार्मर केवी क्षमता वाले 200 केवी तक होती हैं। ये कैसे होती हैं, पावर ट्रांसफार्मर 200 केवी तक होती हैं भाई, 200 केवी तक होती हैं आपके। तो क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग स्टार में संयुक्त होती है। इनकी जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है स्टार में संयोजित होती है। इनकी प्राइमरी बाइंडिंग किसमें होती है भाई, स्टार में संयुक्त होती है। सेकेंडरी बाइंडिंग किसमें होती है, डेल्टा में। सेकेंडरी बाइंडिंग डेल्टा में संयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन के सिरों पर वोल्टेज को घटाव बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, इसका प्रयोग करती हैं। वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए प्रयोग करती हैं। और कहां पर करती हैं, ट्रांसमिशन लाइन में। कहां पर, ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में इसका क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं पावर ट्रांसफार्मर का। ये आपको ध्यान रखना है। फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च रहती है। उत्पादन स्टेशन पर, उद्योगों, सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। ठीक है ना। जो उत्पादन स्टेशन होते हैं आपके उद्योग के सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है ना। आपका ये क्या सिलिका जेल होता है, इसके अंदर भरा होता है। ये बिदर होता है, बिदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है, जो क्या करता है भाई, ऊष्मा को शोषित करने के लिए काम करता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे पोर्सिलिन बुश होती है, जो अपन लाइन को जोड़ती हैं वायर के माध्यम से। ये हमारा क्या होता है, ऑयल इनलेट होता है, जो ऑयल को देखा जाता है। ये हमारी क्या होती है, बकोल तिल्ले होती है, जो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है। ठीक है। ये हमारा प्रेशर रिलीज ऑयल होता है, यहाँ पर प्रेशर जो हमारा कंजर्वेटर होता है, जब प्रेशर पड़ता है इसके माध्यम से रिलीज होता है। जब ऑयल इसके अंदर गर्म होता है तो इस कंजर्वेटर में आ जाता है। ठीक है। जो मैं एक्चुअल बोल है, जब ऑयल ज़्यादा गर्म होता है इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये हमारा ऑयल गेज है, जो दर्शाता है कितना ऑयल गेज है। जो हमारे LT टर्मिनल है, हाई टर्मिनल वोल्टेज आती हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। ये तापमान टेम्परेचर बताता है। ये टैपिंग स्विच है जो आपका जुड़ा होता है। ये कूलिंग पाइप लगे होते हैं, जो
ट्रांसफार्मर के तेल गर्म होता है तो इस माध्यम से ऐसे घूमता रहता है पाइपों के माध्यम से। ये हमारा इसके अंदर नीचे टैंक होता है तेल का, ये व्हील होती हैं इसके नीचे लगा होता है। ये ऑयल आउटलेट टैंक को टोक होता है, इसे खोल के ऑयल को बाहर निकाला जाता है। ये हमारा एक बॉडी से जुड़ा हुआ एक अर्थ होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है तेल है, ये हमारी जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग लगी होती है कोर पर लगी होती है, ठीक है। इसके अंदर वायु के माध्यम से नमी को सोखा जाता है। और ये हमारी पोर्शनल एलटी ब्रश लगी हुई है आपकी, जो घर की लाइट या उद्योगों में लाइट को भेजा जाता है वोल्टेज को कम करके, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, हाई टर्मिनल और लो टर्मिनल। ये सारे इसके इक्विपमेंट थे, जो आपका कंजर्वेटर था, किस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेती हैं, ठीक है। तो हम कंजर्वेटर क्या काम करता है, तो कंजर्वेटर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था कि कंजर्वेटर हमारा क्या करता है, छोटा ऑयल टैंक होता है। ये कैसा होता है, छोटा ऑयल टैंक। छोटा ऑयल टैंक होता है, ठीक है ना। जब ट्रांसफार्मर के अंदर गर्म होता है तेल, तो ज़्यादा गर्म होता है, तो जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है इसके ऊपर जुड़ा हुआ भाग होता है, देखो समझेंगे। ये जुड़ा हुआ है तो ये गर्म होता है तेल, तो इन पाइपों के माध्यम से, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जुड़ा होने के बाद क्या होता है, जो मुख्य ऑयल टैंक ट्रांसफार्मर की बोर्ड के ऊपर स्थापित हो, इसमें लगा हुआ आधे स्तर तक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है इस टैंक के मुख्य गेज तक। तो इसके अंदर ऊपर जाता है तो इसमें फैल जाता है। और क्या होता है भाई, जब फैलने के बाद इसके अंदर नमी आती है तो इसके अंदर ठंडा ठंडा तेल होता है, जो ठंडा होने का कार्य करता है। तो जिस सिलिका जेल क्या करता है, उस नमी को सोखने का कार्य करता है। इसको क्या बोलते हैं, बिदड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिदड़ बोलते हैं। समझ में आ गया। बिदड़ क्या क्या कर रहा है, सिलिका जल भरा होता है जो नमी को सोखने का काम करता है। कंजर्वेटर क्या क्या कर रहा है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल गर्म होता है तो छोटा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें तेल फैल जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर में कोई भी हानि हो, कोई भी क्षति हो, वो बची रहे। दोनों चीज़ समझ में आएगी। बिदड़ क्या कर रहा है, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद नमी सुखने का कार्य करता है। समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, तो बिदड़ जो काम कर रहा है आपका, देखो बिदड़ है तुम्हारा इसके अंदर, कंजर्वेटर हो गया, ये आपका बिदड़ है आपका, ठीक है ना। ये ड्रेन लगा हुआ है इसके अंदर, जो वायु इनलेट होती है, ऑयल सील होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों कार्य करता है। ये हमारा स्टैंड होता है, जो सिलिका जेल होता है, जो क्या नमी के सुखने काम करता है, ठीक है। जो इसकी निरीक्षण खिड़की होती है, जो ऊष्मा को अपनी तो अवजूद करती है। और जो जेल फिलिंग होल होता है, और कनेक्टिविटी पाइप होता है जो कंजर्वेटर से जुड़ा होता है। ये इसके मुख्य भाग हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, बकौलित रिले। बकौलित रिले हमारी किस प्रकार से कार्य करती है। देखो बकौलित रिले हमारी इस प्रकार से काम करती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्रीमेंट लगे हैं। ये हमारी बी बकौलित रिले है, ये हमारी ए बकौलित रिले। ये तेल स्तर है, बेल्ट आराम परपत लगा हुआ है जी हमारा, इसके अंदर जो बेल्ट आराम लगी हुई है। ये कंजर्वेटर है हमारा, ठीक है, कहने का मतलब है। और ये ट्रिपिंग ऑयल है हमारा, और ये आपकी जुड़ा हुआ है इस सप्लाई से, ठीक है। ये ड्रेन पर लगे जो तेल, इसको तेल बिल को निकालने, जो मरकरी स्विच लगा हुआ है इसके अंदर, मरकरी स्विच भरा होता है। तो कह सकते हैं इसमें जब दो मरकरी स्विच होते हैं, जब तेल में ऊष्मा के कारण गैस अधिक पैदा होती है तो फ्लोट ए से गिर जाता है, जिससे विद्युत घंटी बच जाती है। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर ऊष्मा के कारण गैस उत्पन्न होती है, इसके अंदर गैस उत्पन्न होगी, इसके अंदर जब गैस उत्पन्न होगी इस तेल के अंदर, ठीक है ना, तेल के अंदर ऊष्मा के कारण क्या होती है, गैस उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर दो मरकरी क्या लगी होती हैं, स्विच लगी होती हैं। ये क्या है, हमारी मरकरी स्विच हैं दो। जब गैस गर्म होगी, कहने का मतलब तेल गर्म होगा ऊष्मा के कारण, तो गैस पैदा होगा, तो फ्लड ए क्या होता है, गिर जाता है। जैसे विद्युत घंटी क्या करती है, बजने चालू हो जाती है। ये गिर जाता है तो क्या होता है, विद्युत चलना चालू हो जाता है, घंटी बजना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की इस स्थिति में सूचना देने का कार्य करता है। क्या करता है भाई, ट्रांसफार्मर सूचना देने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि तेल बहुत अधिक गर्म हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, कितने, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जब अधिक इतना गर्म हो जाएगा
तो क्या होगा भाई, तो तीव्रता से कंजर्वेटर की ओर क्या हुआ जाएगा। मैंने बताया था जब तेल ज़्यादा गर्म होता है तो कंजर्वेटर की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसको जगह तो मिलनी चाहिए, तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, गैस उत्पन्न हो रही है उसके अंदर, तो बढ़ता है तेल की गति के कारण। बी दूसरी मर्गी स्विच के द्वारा ट्रांसफार्मर के स्रोत से भी संयुक्त कर देती है, स्विच एक सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है। ये भी जो पहली ये आवाज़ कर रही है, तो इसी प्रकार से दूसरी हमारी वी है वो भी कार्य करती है, सर्किट ब्रेकर का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऑयल गेज आता है। ऑयल गेज हमारा बता रहा है कंजर्वेटर होता है, इसमें तेल की उपस्थिति कितनी है। टैपिंग स्विच है आपका, जो बोल्ट को नियंत्रित मान पर रखने के लिए टैपिंग स्विच का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें और बुशिंग आपकी क्या है भाई, टर्मिनल को जोड़ने बदलने ट्रांसफार्मर स्रोत को लोड से जोड़ने के लिए उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है स्थापना स्थल के आधार पर। स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, देखो। स्थापना के आधार पर, स्थापना स्थल के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे। एक तो हमारा कहता होता है इंडोर होता है, और एक हमारा क्या होता है भाई, आउटडोर होता है। आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है हमारा इंडोर, इंडोर ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा आउटडोर, आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है किसी कमरे या टीन सेट आदि में स्थापित ट्रांसफार्मर क्या होता है, इंडोर कहलाता है। कहने का मतलब इसके ऊपर टीन हो, छा हो, तो वो तो हमारा क्या होता है, इंडोर होता है। और जो क्या है, धूल मिट्टी से बना होता है, इसका प्रयोग उद्योग आदि में कार्य में प्रयोग करते हैं। जो आउटडोर होता है इसके अंदर क्या होता है, कोई भी खुले स्थानों पर रखा जाता है, ठीक है। इसकी धूल मिट्टी बरसात कोई बचाव की व्यवस्था नहीं की जाती। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन वितरण केंद्रों पर, वितरण लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई ना, आउटडोर और इंडोर। हम नेक्स्ट आता है हमारा व्यापारिक स्थान पर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे कुछ ट्रांसफार्मर थे, इसमें हमारा एक ट्रांसफार्मर बचा है ट्रांसफार्मर शीतल प्रकार के आधार पर, तो उसको देखते हैं अपन अभी। तो इनको देखती हैं भाई, ये हमारा शीतल प्रकार के ट्रांसफार्मर, शीतल प्रकार के ट्रांसफार्मर, शीतलन प्रकार, शीतलन प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर है। पहला आता है हमारा प्राकृतिक रूप से शीतलन ट्रांसफार्मर। जो प्राकृतिक रूप से शीतलन ट्रांसफार्मर होता है, ये ऐसे समझेंगे, इसके वायु के प्रभाव का ऊष्मा को वायु में वितरित करते हैं। इनका आकार होता है, इनका आकार क्षेत्रफल कोर का कैसा होता है, अधिक होता है। इसकी कोर का आकार क्षेत्रफल अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। तो इसके अंदर अधिक होने के कारण क्या होता है भाई, कि तेल फैल जाता है अधिक क्षेत्रफल होने के कारण। तो क्या होता है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर अधिक क्या होता है भाई, आकार होता है। क्या होता है, आकार होता है। इसके अतिरिक्त कोर खोल में आवश्यकता संख्या में वायु मार्ग के द्वारा ट्रांसफर को प्राकृतिक रूप से ठंडा किया जाता है। जो वायु मार्ग होती हैं
इनके माध्यम से क्या किया जाता है भाई, ठंडा किया जाता है। ठीक है ना, इन ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, ठंडा किया जाता है वायु मार्ग के माध्यम से। अब ये हमारे कितने प्रकार की होती हैं, ये भी हमारे 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये हमारे कितने प्रकार की होती हैं, ये ट्रांसफार्मर 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार के होती हैं। तो कौन कौन से होती हैं वो देख लेते हैं। तो पहला होता है तेल द्वारा शीतलन ट्रांसफार्मर। तो तेल द्वारा शीतलन ट्रांसफार्मर किस प्रकार से कार्य करता है, देखो जी हमारा क्या है, शीतलन तेल है, और ये क्या है हमारा शीतलन पाइप है, ये हमारी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग लगी हुई है, ये हमारी इस पर कोर पे स्थापित है, ये टैंक है। कहने का मतलब है जब तेल गर्म होगा तो इन पाइपों के माध्यम से क्या होगा, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, इन तेल के पाइपों के माध्यम से ठंडा होकर नीचे आएगा। तो ये प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर तो दीवारें नालीदार लोहे शीट से बनाई जाती हैं, इसके बाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा की सुविधा से वायु में फैल सके और ऊष्मा को तेल हल्का हो सके, ठंडा होने के कारण पाइप में चला जाता है। क्या होता है भाई, ठंडा होने के कारण पाइप में चला जाता है, मैंने आपको बताया। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर रहने वाला है। इसके अंदर ऑयल बूस्टर शीतलन विधि भी होती है, जो ट्रांसफार्मर संघ के रेक्टिएटर टैंक भी जुड़ा होता है। रेक्टिएटर टैंक में वायु पंप की सहायता से वायु प्रवाह के द्वारा तेल को ठंडा किया जाता है। कहने का मतलब तो पंप के माध्यम से क्या करते हैं, अपन हवा देते हैं तो तेल को ठंडा किया जाता है। ये तो हो गया बात तेल के शीतलन के आधार पर। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है जल द्वारा शीतलन ट्रांसफार्मर। देखो जल द्वारा शीतलन ट्रांसफार्मर इस प्रकार से रखा जाता है कि ये ठंडा जल प्रवेश करता है इधर से, क्या करता है भाई, ठंडा जल प्रवेश करता है इधर से और गर्म जल निकास होता है इधर से। तो अपन कह सकते हैं कि इसके जो पाइप का जो दाब होता है, किसका, जो पाइप का जो दाब होता है, तो जल के दाब से अधिक रहे। जो तेल का दाब होता है, इसके तेल का दाब, तेल का दाब जल पाइप से अधिक रहे। जो तेल का दाब है ना, तो जल के दाब से क्या है, अधिक रहे, कहने का मतलब ये है। तो क्या होगा इसके अंदर, जिसके कि जल तेल में मिश्रण ना हो, क्या ना हो, जल तेल में मिश्रण ना हो, जल तेल में मिश्रण ना हो। और मिश्रण जब ही होगा जब तेल का दाब क्या होगा, जल से अधिक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर ठंडी प्रक्रिया करता है। ये ट्रांसफार्मर बाइंडिंग शीतलन तेल है। ठीक है, ये स्पाइरल पाइप है जो लगा हुआ है घूम के, यहाँ से ठंडी हवा जाती है, इसके माध्यम से जल ठंडा जाता है, घूम के इधर आता है। ये हो गया आपका। ठीक है, अब आता है हमारा वायु ब्लास्टर, लास्ट है हमारा जी। ये हमारा लास्ट है। कहने का मतलब सिंपल है इसके अंदर कि वायु बोला शीतलन प्रक्रिया, कहने का मतलब है वायु ब्लोअर का जो पंखा होता है, हम इस नीचे से हवा देती हैं इसको। कहाँ से देती हैं, नीचे से हवा देती हैं इन पाइपों के इन कोरों के माध्यम से। ये हमारा वायु मार्ग बने हुए हैं, ये वायु मार्ग हैं, ये बाइंडिंग लगी हुई है हमारी। ठीक है ना, और ये कोर स्थापित है। तो जब नीचे से हवा देती हैं
तो ऊपर की ओर निकल जाती है, ठीक है ना। इस ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वायु प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग का नीचे होता है। ब्लोअर के पंखे ठंडे वायु ट्रांसफार्मर को नीचे से प्रवेश कराई जाती है, तो ऊष्मा को अवशोषित करते हुए बाहरी मार्ग से बाहर निकल जाती है। जल की कमी हो जैसे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। हम नीचे से हवा देती हैं तो ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होता है। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर थे जो किस प्रकार से कितने प्रकार के रहने वाले हैं पूरा वर्णन किया। और इस ट्रांसफार्मर का अपन प्रयोग कहाँ करते हैं, मैंने बताया। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम सब स्टेशनों पर इस प्रक्रिया का अधिक उपयोग किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का सब स्टेशनों पर इस ट्रांसफार्मर का उपयोग सब स्टेशनों पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज की क्लास में जो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण था वो पूरा कंप्लीट हुआ। ट्रांसफार्मर कहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर कितनी वोल्टेज कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, पूरा हमने इस टॉपिक में कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।